हेलो ऑल, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। सारे प्रीवियस वीडियोस देख लिया तो तुमको पता चलेगा दैट वी आर बेसिकली सॉल्विंग सर्किट्स नाउ। आज हम एक बहुत स्पेशल सर्किट अरेंजमेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द सर्किट दैट वी हैव नाउ ऑन द स्क्रीन। तो हमारे पास फोर कैपेसिटर्स है, C1 C2 C3 C4। एक बैटरी कनेक्टेड है E, और हमको ये कंडीशन निकालना है जब वी ए इक्वल टू वी बी होता है, मतलब ये जो पॉइंट्स है, ए वाला पॉइंट एंड बी वाला पॉइंट, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसका कंडीशन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने हमेशा किया है। देखो ये जो बैटरी है, यहाँ से लेट अस से क्यू चार्ज निकल रहा है, ठीक है ना। तो क्यू चार्ज यहाँ से जाएगा, क्यू चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा, उसको दिख रहा है मेरे पास जाने के लिए दो रास्ता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेट अस से Q1 चार्ज इधर जा रहा है, लेट अस से दिस इज Q1, और इस तरफ कितना चार्ज जा रहा है, लेट अस से इस तरफ Q2 चार्ज जा रहा है। इज दैट क्लियर? और एक बात हमको पता है कि C1 एंड C3 आर इन सीरीज, सो बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, लेट अस से इसके पास यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस Q1, और ये जो प्लस Q1 है अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, फिर से प्लस Q1 चार्ज आएगा, यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, माइनस Q1। सिमिलरली इसी तरीके से इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, प्लस Q2, इस प्लेट में कितना आएगा, माइनस Q2। ये Q2 अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेगा, यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, दिस इज प्लस Q2, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस Q2। इज दैट क्लियर? तो हमने चार्जेस को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, और एक बात, ये यहाँ पर Q1 कंटिन्यू करेगा, इस तरफ से आएगा, यहाँ से कौन आएगा, Q2 इस तरफ से आएगा, दे विल मीट हियर, दोनों मिलने के बाद फिर से क्या बनाएगा, Q चार्ज, एंड दे विल कम बैक टू द बैटरी। मतलब बैटरी के एक टर्मिनल से जितना चार्ज निकलता है, दूसरे टर्मिनल में उतना ही चार्ज खत्म भी होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो एक काम करते हैं, लेट अस यूज सम इक्वेशंस। सबसे पहले हम लूप रूल लगाएंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था किरचॉफ्स लॉ में। लूप रूल लगाएंगे तो पहला लूप हम बैटरी को लेके दो कैपेसिटर्स को लेके करेंगे, और सेकेंड लूप हम बैटरी को लेके ऊपर के दो कैपेसिटर्स को लेके इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलो ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर आई विल गेट द बैटरी फर्स्ट, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर E लिख देंगे, इसको क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ तक अब तक कुछ नहीं मिला जिससे पोटेंशियल चेंज होगा, ऊपर जाएंगे। फिर जब अब हम इस कैपेसिटर C1 के पास पहुँचेंगे, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल विल ड्रॉप, और इसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज माइनस Q1 डिवाइडेड बाई व्हाट, C1। इज दैट क्लियर? सिमिलरली फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको C3 मिलेगा, फिर से हम एक पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल विल ड्रॉप अगेन, इन दिस केस माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, दिस इज बेसिकली Q1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, C3। तो ये कैपेसिटर का भी काम, इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल चेंज हमने लिख दिया। देन वी गो डाउन एंड वी रीच द सेम पॉइंट अगेन, दैट मीन्स लूप कंप्लीट। और ये जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ओके फाइन। सो इन दिस केस हम ये देखते हैं कि Q1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, Q1 को हम क्या लिख सकते हैं। इन दिस केस Q1 इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर E के साथ क्या आ जाएगा, ऊपर C1 इंटू C3, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दिस केस दैट इज C1 प्लस C3। मैंने एक बार में लिख दिया, आराम से कर सकते हो। अगर एलसीएम लोगे C1 इंटू C3, ऊपर क्या आएगा, C1 प्लस C3, अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं, मतलब फाइनली यही एक्सप्रेशन आएगा Q1 का, ठीक है। सिमिलरली अभी अगर मैं नीचे वाले लूप में गोल घूमता हूँ तो इक्वेशन लिखते हैं, लूप रूल यहाँ से चालू करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव कितना आ जाएगा भाई साहब, प्लस E, ठीक है ना। फिर हम इधर जाते हैं, फिर देन वी कम डाउन एंड देन वी क्रॉस द कैपेसिटर C2, प्लस टू माइनस पोटेंशियल विल अगेन ड्रॉप, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस Q2 डिवाइडेड बाई व्हाट, C2। फिर हम इसको क्रॉस करके C4 तक पहुँचते हैं, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो क्या लिख सकते हैं अगेन, माइनस Q2, कम ऑन, कितना आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज C4, and we come back to the same point. So the potential change in potential in this case will also be equal to 0. So यहाँ पर चलो मैं इसको थोड़ा सा पूरा करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हारे मन में कोई confusion ना रहे। This is 1 by C2 plus 1 by C4। मैंने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स को राइट की तरफ लेके चला गया और यहाँ पर E बच गया। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, Q2 in this case, यहाँ पर नीचे कितना आएगा, ध्यान से देखो, दिस इज C2 into C4, और ऊपर क्या होगा, दिस इज C4 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू E। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम Q2 को क्या लिख सकते हैं, Q2 इन दिस केस इज इक्वल टू E, तो पहले से था, ऊपर क्या आ जाएगा, दिस इज C2 इंटू C4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, दिस इज C2 प्लस C4। इज दैट क्लियर? समझ में आया?
तो ये जो 2 हमने एक्सप्रेशंस निकाला, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको यूज़ करेंगे आगे जाके। एक तो ये रिलेशन है, दूसरा ये रिलेशन है। ठीक है, इसको हम बक्से के अंदर डाल के रखते हैं। ओके फाइन, बक्सा बन गया। कभी-कभी ये बक्सा बनता नहीं है। सो ये 2 Q1 और Q2 के एक्सप्रेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको डिवाइड कर देता हूँ, ताकि तुमको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये चलो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो हमने Q1, Q2 का वैल्यू निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको ये दिखाना है कि VA, VB किस कंडीशन में इक्वल हो। तो एक काम करते हैं, लेट अस से इस पॉइंट का पोटेंशियल हम VA मानते हैं और B पॉइंट का पोटेंशियल हम VB मानते हैं। और हम क्या करेंगे, A पॉइंट से चालू करेंगे, इस C1 को क्रॉस करेंगे, फिर नीचे आएँगे, C2 को क्रॉस करेंगे, फिर फाइनली VB तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या-क्या कौन सा इक्वेशन हमको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। इस जगह के पोटेंशियल को हमने क्या माना है, VA माना है। देखो इस जगह का पोटेंशियल V है। वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया एंड वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द C1 कैपेसिटर। पोटेंशियल इंक्रीज, तो हमने प्लस Q1 बाई नीचे क्या लिख दिया, चलो C1 लिख दिया। ओके, एक मिनट, ये 1 दिख नहीं रहा। ओके, दिस इज C1। फिर हम इसको क्रॉस करके आते हैं, फिर नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, फिर हम C2 कैपेसिटर के पास पहुंचते हैं एंड वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप। सो माइनस यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज बेसिकली Q2 डिवाइडेड बाय हम नीचे क्या लिख सकते हैं, दैट इज C2। एंड फाइनली वी रीच द पॉइंट B। दैट मीन्स ये सारा चेंज विल बी इक्वल टू व्हाट, VB। हमने VA से चालू किया था, इतना चेंज आया, C2 के पास फिर से चेंज आया, और फाइनली जो भी बचेगा दैट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट B। तो हमने VB लिख दिया। इज दैट क्लियर, समझ में आया। सो इन दिस केस मैं अगर आगे इन दिस केस V, चलो A माइनस VB लिखता हूँ, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। Q2 बाई C2 को उस तरफ लेके चला जाता है, तो दिस इज Q2 बाई C2, और Q1 बाई C1 उधर जाएगा तो एक माइनस साइन आएगा, दिस इज Q1 बाई C1। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो if VA, come on, if VA is equal to VB, ठीक है ना, इफ VA इज इक्वल टू VB इन दिस केस, इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। इफ VA इक्वल टू VB, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी हमारा 0 हो जाएगा, और हमको फाइनली क्या मिलेगा, हमको इन दिस केस मिलेगा कि Q2 बाई C2 इज इक्वल टू व्हाट, Q1 बाई C1। ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, हमने जो Q2 और Q1 का वैल्यू निकाल के रखा था, उसको वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। Q2 की जगह 1 बाई C2 पहले से था, इसको हम लोग लिख के रख देते हैं, 1 बाई C2 पहले से था। इज दैट क्लियर, ओके। अभी इसमें हम एक काम करते हैं, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ क्या था, Q2 का वैल्यू पुट करते हैं। Q2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है देखते हैं, लेट अस यहाँ पर E लिख दिया, ऊपर क्या बचा, ऊपर है C2 इंटू C4, नीचे क्या है भाई साहब, नीचे है C2 प्लस C4, C2 प्लस C4। ठीक है ना, काटा काटी बाद में करेंगे, पहले बाकी सब चीज़ें लिख लेते हैं। दिस इज 1 बाई C1 एंड Q1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 की जगह E। ठीक है ना, ध्यान से देखना, दैट इज C1 इंटू C3 डिवाइडेड बाई नीचे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज C1 प्लस C3। ठीक है, अभी देखो ये जो E है, ये E को कैंसिल आउट कर देगा, ये C2 C2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये C1 C1 को कैंसिल आउट कर देगा। और इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमको फाइनली क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर C4 बचा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इन दिस केस क्या आएगा, ध्यान से देखो, दिस इज C4 इंटू C1, दिख रहा है ना, प्लस C4 इंटू C3, हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी C3 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आएगा, C2 इंटू C3, और C3 C4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा C3 इंटू C4। देखो ये और ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गए। इज दैट क्लियर। अभी देखते हैं फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, तो C1 इंटू C4 इज इक्वल टू C2 इंटू C3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। C1 by C2 is equal to C3 by C4। Now you need to understand कि ये एक बहुत important कंक्लूशन है। मतलब ये बनता है कि अगर C1 बाई C2 का रेशियो बराबर C3 बाई C4 का रेशियो होता है, तो A और B पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इट्स ए वेरी वेरी फेमस एक्सप्रेशन, और स्पेशली हम इस चीज़ को रिवर्स करके भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास एक सर्किट है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ।
ठीक है ना? अच्छा पहले तो ये देख लो कि हमने यहाँ पर क्या किया, C1/C2 मतलब C1/C2 और कौन सा रेशियो C3/C4, ये वाला रेशियो अगर इक्वल होता है तो ध्यान से देखना मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ। तो लेट अस से अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है, दिख रहा है? और ध्यान से देखो 2:4, 2/4 कितना आएगा 1:2 एंड 8/16 कितना आएगा 1:2। तो ऐसा कंडीशन अगर आता है, ध्यान से यही आ रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पर C1/C2 कितना आएगा 2/4 1:2, C3/C4 कितना आएगा 8/16 दैट इज 1:2। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है मतलब हमको क्या कंडीशन मिला कि C1/C2 इज इक्वल टू वर्ड, ध्यान से देखो दैट इज C3/C4। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है, सेम। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ये जो 5 माइक्रोफैरड है इट कैन बी रिमूव्ड। Do you agree with this? It can be removed because देखो अगर A and B पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो गया, इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो क्या ये चार्ज स्टोर कर पाएगा? क्या इसके पास चार्ज जाएगा? चार्ज नहीं जाएगा। तो इस 5 माइक्रोफैरड का इस कैपेसिटर में कोई काम नहीं है। हम इस कैपेसिटर को आराम से हटा सकते हैं एंड विल गेट दिस सर्किट। दिख रहा है ये पास वाला सर्किट मैंने पहले से बना के रखा है 28416। इज दैट क्लियर? बीच वाले कैपेसिटर को हमने हटा दिया और ये जो पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, दिखने में जो पहले कॉम्प्लिकेटेड था, ये बहुत सिंपल हो गया। देखो इस ग्रुप का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इस ग्रुप का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? सी इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में है, कितना होगा 8 × 2 डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते हैं दैट इज 8 + 2 दैट इज 10, 2 5 जा 10। तो ध्यान से देखो दिस इज 8/5 माइक्रोफैरड। सिमिलरली इस ग्रुप का कितना हो जाएगा? इस ग्रुप का अगर हमको लिखना है सी इक्विवेलेंट इन दिस केस कितना होगा 16 × 4 डिवाइडेड बाय 16 + 4 दैट इज 20, 4 5 जा 20। ये कितना आ जाएगा? दिस इज 16/5। इज दैट क्लियर? फिर मैं यही कह सकती हूँ ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप एक साथ क्या है, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल नाउ। सो फाइनली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आया था 8/5 और 8/5 माइक्रोफैरड जो है वो 416 का इक्विवेलेंट कितना आया था 16/5 के साथ पैरेलल में अरेंज्ड है। तो 16/5 हम ऐसे लिख सकते हैं एंड दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 + 6 24 एंड बेसिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा 24/5 माइक्रोफैरड इन दिस केस। दिख रहा है ना, देखो कितना आसानी से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये जो अरेंजमेंट है, क्या अरेंजमेंट है, फिर से लिखता हूँ। इन दिस केस इफ C1/C2 in this case is equal to what? Is equal to C3/C4 in this case मैंने दिखाया कैसा है, C1/C2 is equal to C3/C4। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम विस्टन ब्रिज अरेंजमेंट कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ऐसे अरेंजमेंट को हम विस्टन ब्रिज अरेंजमेंट कह सकते हैं। एंड ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस अगर कोई भी कैपेसिटर है उसको हम निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का इस सर्किट में कोई काम नहीं है बिकॉज कोई चार्ज उसमें स्टोर नहीं होगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है। और बहुत सारे सर्किट्स में, इनफैक्ट जेईई मेंस और एडवांस में भी ऐसे बहुत सारे सर्किट्स आते हैं जहाँ पर बीच में सडनली तुमको वेस्टर्न ब्रिज अरेंजमेंट दिखेगा और उसको तुम बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। उसको सॉल्व कर लिया तो पूरा सर्किट सॉल्व हो जाता है। इससे बहुत क्वेश्चन हैं, मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको पॉज करो और ये वाला लिख के रखो, ये जो मैंने स्क्रीन में दिख रहा है तुमको, जस्ट राइट इट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ना, आगे बढ़ के इसको पॉज करना, इसको पॉज करके फिर अभी पॉज करो और ये सारी चीज़ें लिख के रखो। इज दैट क्लियर? ओके, ओके, कुछ और अरेंजमेंट्स देखते हैं जो कि वेस्टर्न ब्रिज ही है, लेकिन फर्स्ट लुक में ऐसा लगता नहीं है। तो जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है ये सर्किट, ध्यान से देखो, एक सर्किट है। हम ना इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं कि एक्चुअली में वो दिखने में कैसा है। छोटा सा ट्रिक है, देखो हमेशा करना नहीं है, फर्स्ट टाइम इसलिए मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद तो तुम आराम से खुद से कर सकते हो। देखो ये जो ए पॉइंट है, मैंने कहा था जहाँ जहाँ ए से तार निकल के कनेक्ट होगा तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है उस जगह का भी, उस प्लेट का भी वही पोटेंशियल होगा। जैसे कि अगर ये ए है तो इस प्लेट के पोटेंशियल को मैं ए लिख सकता हूँ, इस प्लेट के पोटेंशियल को भी मैं ए लिख सकता हूँ। डू यू एग्री विद दिस? राइट। सिमिलरली अगर ये बी है, इस यहाँ से जो तार निकला इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, इसके पोटेंशियल को भी बी लिख सकता हूँ। वो इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, इसके पोटेंशियल को भी हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ जंक्शंस बाकी रह गए, जैसे कि ये जंक्शन है,
इसमें हमने कुछ नंबरिंग या नाम दिया नहीं है, इस जंक्शन को भी अब तक कोई नाम नहीं दिया, तो कुछ नाम देते वजह से इसको हमने x दे दिया, राइट। अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं x से रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये प्लेट जो इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, इसका भी x होगा, इस प्लेट का भी क्या होगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने इसको y बोला, तो ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका नाम भी मैं y दे दूँगा, इस प्लेट का भी नाम मैं क्या दे दूँगा, y दे दूँगा। तो अगर तुम ध्यान से ओके, और एक चीज़ छूट गई, यहाँ पर x है, तो इस प्लेट का भी नाम क्या हो जाएगा, इस प्लेट का भी नाम x हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो ध्यान से देखो, क्या हमने हर एक कैपेसिटर को नाम दे दिया, ax, ay, yx, इन दिस केस xb, और इन दिस केस ओके, और एक छूट गया, ये y जो है, इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या होगा, y होगा, दैट इज yb। दैट मीन्स हर एक कैपेसिटर को हमने नाम दे दिया। अभी हमने जो पुराने टेक्निक से सर्किट को सिंप्लीफाई किया था, वो चीज़ फिर से करेंगे। ध्यान से देखो, पॉइंट ए, टर्मिनल ए से कितना सारा ए वाला प्लेट निकलता है, ये देखो, यहाँ से यहाँ पर एक ए प्लेट है और एक ए प्लेट है, मतलब 2 ए प्लेट है, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर मैं टर्मिनल ए मानता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 प्लेट्स निकालूंगा, एक ये प्लेट और दूसरा ये प्लेट। इज दैट क्लियर, 2 प्लेट्स निकलता है। फर्स्ट ए प्लेट एक्स के साथ पार्टनरशिप करता है, चलो इसको मैंने ए लिख दिया, और फर्स्ट जो एक्स प्लेट है, फर्स्ट जो ए प्लेट है वो एक्स के साथ पार्टनरशिप करता है, ठीक है ना। ओके, तो इस पॉइंट पर मैं x लिख सकता हूँ। और सेकंड जो a वाला प्लेट है, ध्यान से देखना, और सेकंड जो a वाला प्लेट है वो किसके साथ पार्टनरशिप करता है, वो y के साथ पार्टनरशिप करता है, तो इसको हमने y लिख दिया, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने y लिख दिया, ठीक है। तो हमने ax का काम निपटा लिया, ay का काम निपटा लिया। अभी देखते हैं दूसरा क्या है, xy के बीच भी एक कैपेसिटर है, ध्यान से देखो, ये xy है। चलो मैं एक छोटा सा स्केल का थोड़ा हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, x5 पॉइंट्स के अक्रॉस जो कैपेसिटर है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना। सो लेट्स से कि x एंड y के बीच और एक कैपेसिटर है, तो यहाँ से एक कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे x एंड y के बीच। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस केस, ओके। तो x एंड y के बीच और एक कैपेसिटर है, इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज x एंड y के बीच एक कैपेसिटर है। अच्छा, एक बार कैपेसिटेंस का वैल्यू भी लिख लेते हैं क्या है, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। एक कैपेसिटर ax के बीच है, दिस इज ax, उसका कैपेसिटेंस कितना है, c दिया हुआ है। ay का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, c दिया हुआ है। xy के बीच जो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस ट्वाइस c दिया हुआ है, ठीक है। अभी सिमिलरली अगर मैं देखूँ, तो y एक बी प्लेट के साथ और एक कैपेसिटर बना रहा है, तो y टर्मिनल से और एक प्लेट निकलेगा। ध्यान से देखना, मैं इस कैपेसिटर प्लेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो y से मैंने एक तार निकाला और ये b के साथ बना रहा है, ठीक है ना। मैं ऐसे करके खींच देता हूँ, बी और एक टर्मिनल है हमारा। सो ये जो y है, ये किसके साथ बना रहा है, b के साथ बना रहा है। हमने इसको भी अकाउंट में ले लिया, xy को भी तो पहले से अकाउंट में ले लिया था। अभी बाकी xb, मतलब x और b के बीच और एक कैपेसिटर होगा। ध्यान से देखो, ये देखो, दिस इज x, दिस इज b, इसके बीच और एक कैपेसिटर है xb के बीच, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, c। मैं यहाँ पर c लिख देता हूँ। yb के बीच क्या है, देखो, yb के बीच भी और एक c है, सो दिस इज c। सो इस पूरे सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेसिकली दिखने में ऐसा कुछ होगा। अभी ध्यान से देखो, C1/C2, C:C, 1:1, C2, C3/C4, C:C, 1:1. That means this by this 1:1, this by this 1:1. That means definitely this is a Wheatstone bridge arrangement. हम बीच का जो ये 2C वाला कैपेसिटर, इसको हम हटा सकते हैं। Is that clear? तो इसका अगर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ये अगर C इक्विवेलेंट हम लिखना चाहे, ये दोनों बेसिकली इसको तो हम हटा देंगे बीच वाले को, तो ये ऊपर का 2 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C/2, और नीचे का 2, ये भी दोनों सीरीज में आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C/2, और ऊपर का सीरीज वाला ग्रुप और नीचे का सीरीज वाला ग्रुप, दे आर एक्चुअली पैरेलल विद ईच अदर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्लस कर देंगे और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस, ठीक है ना। तो जो सर्किट फर्स्ट शॉट में दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा था, वो थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके उस सर्किट को ड्रॉ करोगे, तो आराम से तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देगा। अच्छा, मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक सिखा के दे रहा हूँ, किस तरीके से तुम एक सर्किट को ऑब्जर्व करोगे, ये पता करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना, सबसे पहले हमेशा टर्मिनल्स को ऑब्जर्व करना, दिस इज टर्मिनल बी, दिस इज टर्मिनल ए, ठीक है। मैंने दोनों टर्मिनल्स को देखा, और हमेशा देखना कि टर्मिनल से 2 कैपेसिटर्स निकलेगा, ये कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? टर्मिनल ए से ये कैपेसिटर निकला, टर्मिनल ए से ये कैपेसिटर निकला। सिमिलरली टर्मिनल बी से भी 2 कैपेसिटर निकलेगा, यहाँ से टर्मिनल बी से भी एक कैपेसिटर ये निकला और दूसरा कैपेसिटर ये निकला।
ठीक है, ऐसे करके देखना। सबसे पहले टर्मिनल को आइडेंटिफ़ाई करना, वहाँ से 2 कैपेसिटर निकलेगा और बी वाले टर्मिनल से भी क्या होगा, ओके, बी वाले टर्मिनल से भी 2 कैपेसिटर निकलेगा और उनके बीच दिख रहा है ये? इनके बीच जो ये जगह है, इस बीच वाले जगह में जो कैपेसिटर है, वो हमारा 5th कैपेसिटर है। एक तो तुमने ये देख लिया। सो दिस इज़ ए प्रोबेबल व्हिटस्टन ब्रिज अरेंजमेंट। क्या ये व्हिटस्टन ब्रिज है या नहीं है? तो उसके लिए हमको कंडीशन देखना पड़ेगा कि C1/C2 इज़ इट इक्वल टू C3/C4? अगर ये ऐसा होता है, सो दिस इज़ ए व्हिटस्टन ब्रिज अरेंजमेंट, जैसे कि हमने इस केस में डिस्कस किया। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, ये और एक व्हिटस्टन ब्रिज अरेंजमेंट है, इसको हम एक्सटेंडेड व्हिटस्टन ब्रिज अरेंजमेंट बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। ये टर्मिनल है, यहाँ से 2 कैपेसिटर्स निकला, C1/C2 1:1 के रेशियो में आ रहा है। सिमिलरली दिस C और ये भी C है, ये भी 1:1 के रेशियो में आ रहा है। तो इस बीच वाले कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस कैपेसिटर। सिमिलरली ये देखो, ये रेशियो 1:1 है, C/C, और ये भी 1:1 है। तो इस बीच वाले कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, इस बीच वाले कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं। दिस कैन बी रिमूव्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको हम हटा सकते हैं, सो दिस कैन बी रिमूव्ड। इसको अगर हम हटा देंगे तो ये तो एक सिंपल सर्किट बन गया। ऊपर का 3 जो कैपेसिटर्स है वो लोग सीरीज़ में है, नीचे का जो 3 कैपेसिटर्स है वो भी सीरीज़ में है, बिकॉज़ बीच वाले को हमने हटा दिया। तो इन दिस केस अगर हमको C इक्विवेलेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर के 3 के लिए कितना आएगा? दिस इज़ C/3, ठीक है? नीचे के 3 के लिए कितना आएगा? C/3, एंड इज़ बिकॉज़ ऊपर का ग्रुप एंड नीचे का ग्रुप दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हम प्लस लिख सकते हैं। इसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड व्हिटस्टन ब्रिज इन दिस केस। इसका फाइनली क्या आ जाएगा? दिस इज़ 2C/3। दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंडेड व्हिटस्टन ब्रिज। और ये याद रखना, ऐसा अगर सिनेरियो आता है 1:1 1:1, इसको हटा देना, 1:1 1:1, इसको हटा देना, बस सिंपली आराम से निकाल देना। समझ में आया? दिस इज़ एक्सटेंडेड व्हिटस्टन ब्रिज। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना व्हिटस्टन ब्रिज का कहानी? ओके,